नमस्कार, एसके मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच प्रस्तुत करती हूँ मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी बड़े भाई साहब। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन शिक्षा जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। इस भवन की नींव खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बना सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। नींव ही पक्की ना हो तो मकान कैसे मजबूत बने। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे, जिन्हें मेरी देखभाल का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था, और मैं शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे और हरदम किताब खोले बैठे रहते, और शायद दिमाग का आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों आदि की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता, न कोई तालमेल। उदाहरण के लिए एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह लिखा हुआ देखा, स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत प्रयास किया कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस न हुआ। वह 9वीं कक्षा में थे, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटी मुँह बड़ी बात थी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियाँ उछालता, कभी कागज़ की तितलियाँ उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिला तो पूछना ही क्या। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह क्रोध से भरा रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल होता, कहाँ थे। हमेशा यह सवाल उसी आवाज़ में पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों न निकलती कि जरा सा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, और भाई साहब के लिए इसके सिवा और कोई इलाज न था कि स्नेह और क्रोध से मिले हुए शब्द में मेरा स्वागत करें। इसी तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो ज़िंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक अक्षर ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले, नहीं तो हर कोई अंग्रेजी के समान विद्वान हो जाता। यहाँ दिन रात आंखें फोड़नी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं यह विद्या आती है। और आती क्या है? हाँ, कहने को आती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ, तुम कितने मूर्ख हो कि मुझे देखकर भी शिक्षा नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, यह तुम अपनी आँखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आँखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि की भूल है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा? रोज़ ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं भटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक एक कक्षा में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूं खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2-3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इस दर्जे में पढ़ते सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो अच्छा है कि घर चले जाओ और मज़े से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गढ़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? मैं यह डांट सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था? अपराध तो मैंने किया, डांट कौन सा है? भाई साहब उपदेश की कला में कुशल थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सूखती बात चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति में अपने में न था, और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों न घर चला जाऊं। जो काम मेरे बस से बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता। लेकिन घंटे 2 घंटे बाद निराशा के बादल हट जाते
और इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता। बिना पहले से नक्शा बनाए, बिना कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं। टाइम टेबल में खेलकूद की मद बिल्कुल उड़ जाती है। सुबह 6 बजे उठना, 6 बजे मुंह हाथ धोकर नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम। 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना। 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कॉम्पोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उसका पालन करना दूसरी बात है। पहले ही दिन से उसकी अपेक्षा शुरू हो जाती है। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के वे हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के दाव, घात वाली वॉलीबॉल की वह तेज और फुर्ती मुझे अपनी तरफ खींच कर ले जाती, और वहाँ जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आँख फोड़ पुस्तकें किसको याद न रहती। और फिर भाई साहब का उपदेश और डांट का अवसर मिल जाता है। मैं उनकी छाया से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता। कमरे में इस तरह दबे पाँव आता कि उन्हें खबर न हो। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती। फिर भी जैसे मौत और परेशानी के बीच में भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेलकूद को छोड़ न पाता। वार्षिक परीक्षाएं हुई, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और कक्षा में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी मैं आया, भाई साहब को आड़े हाथों ले लूं। आपकी वह घोर साधना कहाँ गई? मुझे देखिए, मज़े से खेलता भी रहा और दर्जे में प्रथम भी हूँ। लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे सहानुभूति हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही उचित नहीं जान पड़ा। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ। भाई साहब का यह रौब मुझ पर नहीं रहा। आज़ादी से खेल कूद में सम्मिलित होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरा अपमान किया तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। मैं तो खेलते कूदते भी कक्षा में प्रथम आ गया। जबान से यह हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से स्पष्ट होता था कि भाई साहब का वह डर मुझ पर नहीं रहा। भाई साहब ने इसे भाप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी और वे एक दिन जब मैं सुबह का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए और कक्षा में प्रथम आ गए तो तुम्हें घमंड हो गया है। मगर भाईजान, घमंड तो बड़ों बड़ों की नहीं रही, तुम्हारी क्या हस्ती। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, या यूं ही पढ़ गए। केवल परीक्षा पास कर लेना ही कोई चीज़ नहीं है। असल चीज़ है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण धरती का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी राजा उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी न बचा। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे, पर घमंड न करे। घमंड किया और दिन दुनिया दोनों से गया। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा। उसे यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई नहीं है। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग में नरक में ढकेल लिया। तुमने तो अभी केवल दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया। तब तुम आगे बढ़ चुके हो। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए। अंधे के हाथ बटेर लग गई, मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं लग सकती। कभी कभी गुल्ली डंडे से भी आधा घंटा चोट निशान पर आता है। इससे खाली न जाए। मेरे फेल होने पर न जाओ। मेरे दर्जे में जाओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजेब्रा, बीजगणित और ज्योमेट्री रेखागणित के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे।
इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। 8 हेनरी हो गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब। सफाचट हो। किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए, दर्जन विलियम्स कुड़ियाँ। चार्ल्स दिमाग चक्कर खाने लगते हैं, आधी रोग हो जाता है। इन अभागों का नाम भी न जुड़ते थे, एक नाम के पीछे दोयम चहारम पंचम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता, और ज्योमेट्री तो बस खुदा ही पनाह। अ ब ज की जगह अजब लिख लिया और सारे नंबर कट गए। कोई परीक्षकों से नहीं पूछता कि आखिरकार अ ब ज और अजब में क्या फ़र्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो? दाल भात रोटियां या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है? मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट ले, और इसी रटन का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन सिर पैर की बात के रटने से फ़ायदा क्या है? इस रेखा पर वह लंबा गिरा दो तो अंधार लंब सा दूना होगा। पूछिए, इससे मतलब दुगना नहीं चौगुना हो जाए, या आधा ही रहे। मेरी बला से, लेकिन परीक्षा में पास होना है तो ये सब बेकार की चीज़ें याद करनी पड़ेगी। कह दिया, समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्ने से कम न हो। और अब आप कापी सामने खोलो, कलम हाथ में लिए उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंद बहुत अच्छी है, इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों को उस पर स्नेह होने लगता है, इसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें? जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्नों में लिखने की ज़रूरत है? मैं तो इसे मूर्खता कहता हूँ। यह तो समय की बचत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है। इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से दूना होगा। पूछिए, इससे मतलब दुगना नहीं चौगुना हो जाए, या आधा ही रहे। मेरी बला से, लेकिन मैं परीक्षा में पास होना है तो ये सब बेकार की चीज़ें याद करनी पड़ेगी। कह दिया, समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो। अब आप कापी सामने खोल, कलम हाथ में लिए उसके नाम का रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है, इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों को उस पर स्नेह होने लगता है, उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें? जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्नों में लिखने की ज़रूरत है? मैं तो इसे मूर्खता कहता हूँ। यह तो समय की बचत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है। व्यर्थ में किसी बात को ठूंस दिया जाए। हम चाहते हैं आदमी जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रगड़ने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखें, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है? अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो। ठीक, संक्षेप में भी तो 4 पन्ने हुए, नहीं तो शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी। उल्टी बात या नहीं? बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है। मेरे दर्जे में जाओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में प्रथम आ गए हो तो ज़मीन पर पाँव नहीं रखते, इसलिए मेरा कहना मानिए। लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे ज़्यादा अनुभव है। जो कुछ करता हूँ उसे गांठ में बांधिए, नहीं तो पछताइएगा। स्कूल का समय निकट था, नहीं तो ईश्वर जाने ये उपदेश कब समाप्त होते। भोजन आज मुझे स्वादहीन सा लग रहा था। जब पास होने पर यह अपमान हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाएंगे। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया।
कैसे स्कूल छोड़ करके नहीं भागा, यह आश्चर्य है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता। पढ़ता भी था मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज का कार्य पूरा हो जाए और कक्षा में अपमानित न होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ फिर भी लुप्त हो गया। फिर वार्षिक परीक्षा हुई और कुछ ऐसा हुआ कि फिर मैं पास हो गया और भाई साहब फिर से फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की पर न जाने कैसे मैं कक्षा में प्रथम आ गया। मुझे खुद आश्चर्य हुआ। भाई साहब ने प्राणों तक परिश्रम किया था, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले चेहरा उतर गया था, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। परीक्षा परिणाम सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख न होता, लेकिन भाग्य की बात कौन टाले। मेरे और भाई साहब के बीच अब केवल एक दर्जे का अंतर और रह गया। मेरे मन में एक बुरी भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब एक साल और फेल हो जो जाए तो मैं उनके बराबर हो जाऊं, फिर वह किस आधार पर मुझे डांट सकेंगे। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिरकार वह मुझे मेरे हित के विचार से ही डांटते हैं। मुझे उस समय बुरा लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि दनादन पास होता जा रहा हूँ इतने अच्छे नंबरों से। अब की भाई साहब कुछ नर्म में पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धैर्य से काम लिया। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा तो बहुत कम। मेरी स्वतंत्रता भी बढ़ी। मैं उनकी सहनशीलता को अनुचित लाभ उठाने लगा। मैंने सोचा कि मैं तो पास हो जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरा भाग्य बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वो भी बंद हो गया। मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था। अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। फिर मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नज़र बचाकर कनकौवे उड़ाता था। माझा देकर देना, करने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारी आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। मैं भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान मेरी नज़रों में कम हो गया है। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर में एक कनकौवा लूटने तेजी से दौड़ रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो धीमी गति से झूमता पतंग की ओर चला जा रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर उदासीन भाव से नए संस्कार प्राप्त करने जा रही हो। बालकों की एक पूरी सेना लंबे और झाड़दार बांस के लिए उसका स्वागत करने को दौड़ आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी। सभी मानो उस पतंग के साथ आकाश में उड़ रहे थे जहाँ सब कुछ समतल है। न मोटर है, न कारें हैं, न ट्राम है, न गाड़ियाँ हैं। अचानक भाई साहब मिल गए जो शायद बाजार से लौटे थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और डांटते हुए बोले, इन बाजारी लड़कों के साथ एक पैसे की पतंग के लिए दौड़ते सर, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका कुछ ध्यान नहीं कि अब नीची कक्षा में नहीं बल्कि 8वीं कक्षा में आ गए हो और मुझसे केवल एक कक्षा नीचे हो। आखिरकार आदमी को कुछ तो अपने पद का ध्यान करना चाहिए। एक समय था कि लोग 8वां दर्जा पास कर नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही 8वां दर्जा पास लोगों को जानता हूँ जो आज प्रथम श्रेणी के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट है। कितनी ही 8वीं कक्षा वाले हमारे लीडर और समाज पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनके नीचे काम करते हैं और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लड़कों के साथ पतंग के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस मूर्खता पर दुख होता है। तुम समझदार हो, इसमें संदेह नहीं है, लेकिन वह ज्ञान किस काम का जो हमारे सम्मान को हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होगे मैं भाई साहब से केवल एक दर्जे नीचे हूँ और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का अधिकार नहीं है। लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और यह चाहे आज तुम मेरी ही कक्षा में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल रहा तो अगले साल तुम मेरे बराबर कक्षा में आ जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ। लेकिन मुझमें और तुम में जो 5 साल का अंतर है उसे तुम क्या भगवान भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया का और ज़िंदगी का अनुभव है। तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। चाहो तुम MA और DPhil और D.Litt ही क्यों न कर हो जाओ। समझे?
किताब पढ़ने से नहीं आती, समझ किताब पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से ही आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया और दादा भी शायद 5वीं 6ठी कक्षा के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ ले, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा अनुभव है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज्य व्यवस्था है, 8वें हेनरी कितने ब्याह किए और आकाश में कितने तारे हैं, ये बातें चाहे न मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बात है जिनका ज्ञान उन्हें हम तुमसे ज़्यादा है। ईश्वर न करे आज मैं बीमार हो जाऊं, जो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को तार देने के लिए सिवाय तुम्हारे और कुछ न सोचेगा। लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किस तरह किसी को तार न दे, न घबराएं। पहले स्वयं रोग को पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल न हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है, हम तुम इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक डालते हैं और फिर पैसे पैसे को परेशान हो जाते हैं। नाश्ता बंद तक कर डालते हैं और फिर पैसे पैसे को परेशान हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हो, उससे आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग सम्मान के साथ बिताया और एक परिवार का पालन किया है जिसे सब मिलाकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो, एमए हैं कि नहीं, और यहाँ के एमए नहीं, ऑक्सफोर्ड के हैं। 1000 रुपये पाते हैं, लेकिन उनके घर का प्रबंध कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पहले स्वयं घर का प्रबंध करते थे, खर्च पूरा ना पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई है। तो भाईजान, या घमंड दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब आज़ाद हो। मैं इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ, थप्पड़ दिखाकर। तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही है। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपने छोटेपन का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में सम्मान उत्पन्न हुआ। मैं सजल आंखों से कहा, हरगिज़ नहीं, आप जो कुछ कह रहे हैं बिल्कुल सच है, आपको उसके कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बोले, कन कभी उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन करूँ क्या? स्वयं गलत रास्ते पर चलूँ तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूँ? यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर है। अचानक उसी समय एक कटा हुआ कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक समूह पीछे पीछे दौड़ आता था। भाई साहब लंबे हैं ही, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और तेजी से हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था।